ये और इसमें जो है हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सिंपल पेंडुलम वाला, और एक जो है वो एक्सपेरिमेंट होगा क्या कहते हैं उसे, रिगार्डिंग स्पेसिफिक हीट, और तीसरा जो है वो हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से रिलेटेड होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिंपल पेंडुलम है आपके सामने, और इसमें हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू को हमने मालूम करना है, और ये प्रूफ करना है हमने कि जो है वो टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एल। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। हमारे पास जो है वो सिंपल पेंडुलम जो है वो स्विंग करता है रिलायबल रेट पे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका मास है, ठीक है, हमारे पास जो इसका मास है दैट डजेंट मैटर, ठीक है, ऑल दैट मैटर्स इज इट्स लेंथ। इसकी जो स्ट्रिंग की जो लंबाई है ना, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं और डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो एपरेटस दरकार है उसमें एक मेटालिक बॉब है आपके सामने, एक कॉटन थ्रेड है, ठीक है, इस ये जो है वो कॉटन थ्रेड हो गई है, ये स्टैंड क्लैम्प हो गया है, ठीक है, और ये जो है वो मीटर रूल हो गया है। इस मीटर रूल का मकसद जो है हमारा ये है कि हम नापेंगे इस थ्रेड की कितनी लेंथ है, यहाँ से शुरू करके आपने जो आपका जो बॉब है उसका सेंटर तक, वहाँ तक आपने लेंथ नापनी है। और उसके बाद जो है आपका जो है वो स्टॉप वॉच है, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, टाइम जो है वो उसको मेजर करोगे। तो आपका जो माइंड मैप आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है, कि सबसे पहले आपने बॉब को टाई कर लिया, उसके बाद आपने लेंथ को मेजर कर लिया, वो भी मैंने आपको मेजर करना सिखा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पुल टू स्मॉल 5 सेंटीमीटर एंगल, 5 सेंटीमीटर एंगल से जो है आपने कम नहीं रखना, और 10 सेंटीमीटर एंगल से आपने ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर आप 5 सेंटीमीटर से कम एंगल रखोगे तो उसकी वजह से जो है वो आपका फार्मूला अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। और मतलब दोनों के केसेस में, और अगर 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपका जो है तब भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर 5 डिग्री या 10 सेंटीमीटर 10 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है कि या तो आपको 20 फुल ऑसिलेशंस में आपने करना है, या 10 फुल ऑसिलेशंस में करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है कि आपको क्या डाटा रिक्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है ऑसिलेशन, इस ऑसिलेशन को समझाता हूँ मैं आपको, कि देखिए हमारे पास जो है ये एक पोजीशन है, और यहाँ से जो है वो दोबारा जाता है बी पोजीशन में, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से वापस आता है, ठीक है, ए पोजीशन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो या हम इसको ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखें हमारे पास लेंथ जो है डैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको आपने एक्स एक्सिस पे बनाना है, और ये आपके पास जो टी स्क्वायर है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, सॉरी, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह है कि आपने जो है ना वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज करते रहना है। पहले आपका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो 1/2 मीटर रहा, फिर 0.5 मीटर हो गया, और फिर 1 मीटर हो गया, और वो आपको पता है कि हमने वो रूलर के ज़रिए से जो है वो मेजर कर लेना है। फिर हम करेंगे कि कितना टाइम लेता है 20 ऑसिलेशन को मेजर करने में, ठीक है। और हमने 20 ऑसिलेशंस क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ह्यूमन टाइम रेट एरर आता है, जिसकी वजह से हम 20 ऑसिलेशंस करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एरर कम आ जाता है, ठीक है ना, एरर कम हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद जब मेरे पास यही टाइम आएगा, ठीक है, सॉरी, इसमें जो है मुझे टाइम जितना लगा ये है मेरा 1.42 सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास क्या रहा, 1.42 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे पास इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो आता है 2.02। इसी तरह जब 0.75 किया तो फिर मेरा जो टी स्क्वायर है वो ज़्यादा हो गया, और जब मैंने 1 मीटर का क्या कहते हैं स्ट्रिंग लिया तो फिर मेरा जो है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं जब लेंथ में इजाफ़ा कर रहा हूँ, ठीक है, लेंथ में मैं जब इजाफ़ा कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है, टाइम पीरियड का भी इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास क्या प्रूफ कर रही है, ये हमारे पास ये प्रूफ कर रही है कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या कहते हैं एल। ठीक हो गया। या हम इसको, अगर आपके पास इस तरह का आ जाए तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि टी
इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर रूट ऑफ एल, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो ये इसका की फैक्ट है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो स्लोप है, ठीक है, वो हम इस तरह जो है निकालेंगे 4 पाई स्क्वायर बाई जी। और आप जो है यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो, डैट इज़ बेसिकली एम, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ से आप क्या करोगे, स्लोप की वैल्यू निकाल दोगे। तो इसमें आपसे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि वाई मेजर टू सेंटर ऑफ द बॉब। तो इसमें ये होता है कि मास इज़ कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इस वजह से मतलब वो उसमें इसको इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हम बॉब के सेंटर तक जो है वो क्यों हम लेंथ नापते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम नाप रहे हैं स्ट्रिंग की, तो यहाँ तक हम क्यों नापते हैं। उसके बाद है ये वो कहता है कि हम वीज ऑसिलेशंस क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास एरर परसेंटेज जो है वो कम आए। दोबारा रिपीट हो गया सवाल, सॉरी। वाई मस्ट एम्पलीट्यूड बी स्मॉल, ठीक है। तो फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एट स्मॉल एंगल्स, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू टी इफ लेंथ इंक्रीजेस, अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे 4 गुना, तो हमारे पास टी क्या होगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपने चलना है। मैंने आपको दोनों रिलेशंस बताए हैं, ये दोनों रिलेशंस माइंड में रखना। उसके बाद है हाउ जी इज फाउंड फ्रॉम द ग्राफ, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्लोप। तो इसमें जो है वो यही था, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसमें ऐसी कोई और बात नहीं थी, जो टेक्निकलिटी थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि थ्रेड की जो लंबाई है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने ख़ास तौर पे ये जो है थ्रेड का जो यहाँ तक रेडियस है, यानी ये रेडियस है थ्रेड का, ये ऐड होगा, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और ये जो है हमारे पास क्या है, ये लेंथ है, यानी इसकी रूलर से जो हम नाप रहे हैं, ठीक है। तो डैट्स ओके। सो हमारा अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि हम जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मालूम करेंगे बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर से। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर्स कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास सॉलिड और दूसरा हमारे पास जो है वो है लिक्विड। सॉलिड मेटल है, ठीक है, जो कि या तो लेड भी हो सकता है या कॉपर भी हो सकता है। और हमारे पास जो लिक्विड है वो बेसिकली वाटर है। बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस एक्सपेरिमेंट कि हम जो है वो एक हॉट मेटल जो है हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो है हीट करते हैं, ठीक है। ये हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो हीट करेंगे, और उसके बाद हम इसको जो है ना वो क्या करते हैं कि हम कोल्ड वाटर में इसको हम डाल देते हैं। और कोल्ड वाटर में जब हम डालते हैं तो हीट जो है वो एक्सचेंज होती है, यानी जो हॉटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये हीट लॉस कर देता है, और जो कोल्ड वाटर है ये हीट गेन कर लेता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है वो अटेन हो जाता है, ठीक है। तो ये हम सब का सब एक्सपेरिमेंट जिस पे कर रहे हैं, ये बेसिकली है हमारे पास कॉपर कैलोरीमीटर, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये लिड है, ठीक है, स्टिरर है मिक्स करने के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर मालूम करने के लिए, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो वाटर और मेटल और बर्नर हमारे पास है, ताकि हम इसको हीट कर सकें। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वेट करना है, ठीक है, कैलोरीमीटर का भी और कोल्ड वाटर को भी आपने इसका मास भी जो है वो मेजर करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इनिशियल टेम्परेचर्स आपको मालूम होने चाहिए, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, हीट मेटल का टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, जो कि बॉइलिंग वाटर में हमने डाला। और उसके अलावा जो है मिक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ट्रांसफ़र हॉट मेटल क्विकली कवर, ये हमने इसको ये वाला प्रोसीजर है। और उसके बाद है रिक्वायर्ड हाइस्ट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो ये आपने सारी की सारी चीज़ें मेजर करनी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन किया है कि हमारे पास जो हीट लॉस बाय द मेटल है वो दैट इज़ द हीट गेन्ड बाय द वाटर कप। और हमारा ग्राफिकल एनालिसिस मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये है कि परफेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास होती है। हमारे पास जो है कैलोरीमीटर जो है वो और वाटर जो है दे गेन दी हीट। तो हमारे पास रिजल्ट और कंक्लूजन में हमें एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट जो कॉपर की है वो हमारे पास 385 है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमने ये रीजनिंग है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड और हीट रिलीज बाय द मेटल इज इंटायरली एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड दी कॉपर वेसल। अच्छा, अब चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। आपने ये वाला फार्मूला जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड है, यानी लेड का है, ठीक है। ये हमारे पास जो है मास ऑफ द सॉलिड है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो दूसरा जो है हमारे पास मास ऑफ द वाटर है, ठीक है। और कैलोरीमीटर है, सॉरी। और तीसरा जो है हमारे पास ये जो है ये लेड का मास है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। और हमारे पास जो T3 है ये फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। T1 जो है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर है। और हमारे पास जो है वो T2 जो है वो हमारे पास जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट सॉलिड है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं हमारे पास, और ये जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर है। अगर हम इस दूसरे फार्मूला अगर आपके पास आए कि आप जो है वो मालूम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड, तो आप इसको यूज़ करोगे। और अगर आपको जो है वैल्यूज़ दी जाएँ या टेबल आपको दीजिए और आपको कहा जाए कि जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मालूम करें, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। तो आपको जो है ये याद होना चाहिए, ये है हमारे पास मास ऑफ कैलोरीमीटर, ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। ये है हमारे पास मास ऑफ हॉट सब्सटेंस, ठीक है, यानी जो कि वो है मेटल है। और ये हमारे पास जो है वो है मास ऑफ द कोल्ड वाटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है T1 जो है वो है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। और T2 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दी हॉट बॉडी, ठीक है। और ये है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फ़र्ज़ करो आपके सामने जो है वो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है डाटा, ठीक है। फ़र्ज़ करो ये आपके पास जो है आप यहाँ पर मालूम कर रहे हो क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड, ठीक है। तो आपको जो है ये डाटा इसमें से कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपने जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो आप जो है इसको रिव्यू कर लें, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपसे वाटर का कहा जाए तो आप वाटर के केस में जो है वो आप जो है यहाँ पर आपके पास ये डाटा होगा, लेकिन आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए, आपको उनकी निशानदही जो मैंने आपको करवा दी है वो आपने याद रखना है। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपको एक वैल्यू ये याद रखनी चाहिए कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो 4200 है। हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, वो है कॉपर की 385 है। और हमारे पास जो तीसरी चीज़ है जो हमारे पास उसकी है लेड की, ठीक है, वो हमारे पास है 108 के करीब है, ठीक है। ये आपको जो है ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एंड होता है। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली है टेम्परेचर टाइम ग्राफ के बारे में। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखें हमारे पास तो दो फिनोमेना आपको पता है कि मेल्टिंग क्या होता है और बॉयलिंग क्या होता है, ठीक है। मेल्टिंग में हमारे पास जो है वो आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, मतलब, और हमारे पास जो है वो फेस चेंज होता है, ठीक है। यानी हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में जो है वो होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर हमारे पास जो क्या होता है कि बॉइलिंग के दौरान अब एक मज़ीद आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके पास जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस जो एक्सपेरिमेंट है इसकी जो स्टार्ट होती है, ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेटेंट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या है, इज़ अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि मेल्टिंग में क्या होता है कि हीट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, ठीक है, नॉट टू इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर मजीद बढ़ता ही नहीं है, बस उसको जो है ना वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और आपको वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद होना चाहिए, जो कि हमारे पास है 80 कैल पर ग्राम या 334 किलो जॉल पर केजी। और दूसरी तरफ हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, कि जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, ये जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज़ होती है। साथ में आपको ये वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए, वाटर की 540 जो है वो कैलोरी पर ग्राम है, या 2260 किलो जाउल पर केजी। तो आपको जो है ये चीज़ जो है वो इसमें याद होनी चाहिए। साथ में आपको जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये वाले फार्मूलाज हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। आपको हो सकता है कि आपको कोई भी जो है वो वैल्यूज़ दे दी जाएँ और आपको जो है वो कहा जाए कि इसको आप अप्लाई करें, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। ये है हमारे पास लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये हम जाउल पर केजी में हम मेजर करते हैं। उसके बाद आपके सामने ये है जी मास ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। और ये है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। ये है जी आपके पास मास ऑफ वार्म वाटर, और ये है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर, और ये है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है ना। ये है हमारे पास मास ऑफ द आइस एडेड, और ये है हमारे पास ये जो θ2 - 0 है, ये है टेम्परेचर राइज ऑफ मेल्टेड आइस, क्योंकि आइस स्टार्ट ही ज़ीरो से हो रहा है, इस वजह से हमने इसकी ज़ीरो कंसिडर किया है।
अगर मैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर ये जो है वो है मेरे पास मास ऑफ कैलोरीमीटर है। दोबारा से आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, जिनको नहीं समझ आया वो देखते जाएं। मास ऑफ वाटर है ये मेरे पास, ये है मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ये मेरे पास जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर है, और ये मेरे पास फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है, ये फ़र्क आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा जो है एक और फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो है वो मास ये जो है ये मेरे पास क्या है, मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड है, ठीक है। एक जो है वो ये इन दोनों में फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। और एक चीज़ जो है वो इस चीज़ का फ़र्क है कि वो θ2 माइनस 0 है, और यहाँ पे 100 माइनस θ2 है कि कूलिंग ऑफ स्टीम फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो ये है जी। और अब बात करते हैं इसकी कि आपके पास जो है आप सबको पता लग गया है, मैंने आपको सब बता दिया है। हमारा जो है एपरेटस है वो कैलोरीमीटर है, थर्मोमीटर है, ड्राई क्रश्ड आइस है, वाटर है, स्टीम सोर्स है। ग्राफ अच्छी तरीके से समझ लें, ग्राफ मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इसका ग्राफ देखिए कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमारे पास जब सॉलिड आइस जो है वार्मिंग हो रही है ना, ठीक है, वार्मिंग हो रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि 0 से 4 में है। लेकिन 4 वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं फेस चेंज, इसको हम कहते हैं यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। यहाँ पे ये फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विद आप देखो ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर सेम ही जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस में, थोड़ा सा गलत हो गया। आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टाइम है, और आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे टेम्परेचर है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि मजीद टेम्परेचर रेज नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपके पास फ्यूजन हो रही है, और यहाँ पर फिर दोबारा से आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर फेस चेंज होना शुरू हो जाता है वाटर से स्टीम की तरफ, और इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है, और ये हमारे पास क्या होता है, स्टीम वार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई हमारा है कि फ्लैट सेगमेंट्स ऑफ ग्राफ आइडेंटिफाई एग्जैक्ट पीरियड्स ऑफ फेस चेंज, यानी फ्लैट सेगमेंट्स, एक फ्लैट सेगमेंट ये है और एक फ्लैट सेगमेंट हमारे पास ये है। उसके बाद है लैटेंट हीट, हमारे पास क्या होता है कि हिडन एनर्जी होती है एब्जॉर्ब ड्यूरिंग स्टेट चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज। बॉइलिंग टिश्यू इज लॉन्गर बिकॉज वेपोराइजेशन रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अब इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है ना। हमने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कैटर करने के लिए, तो हमारे पास लैटेंट फ्यूजन आपको ये याद होना चाहिए, और ये वाला वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको वहाँ पे फार्मूला बताए वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर है कि वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है, क्योंकि एनर्जी स्ट्रिक्टली ब्रेक्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वही सवाल आ गया। फिर उसके बाद है वाई मस्ट आइस बी ड्राइड बिफोर वेटिंग, क्योंकि उसमें जो है वो आइस मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी रुइन हो जाती है। उसके बाद कहते हैं वाइज वेपोराइजेशन हीट इज ग्रेटर देन फ्यूजन हीट, क्योंकि कहता है चेंजिंग टू गैस रिक्वायर्स इंटायरली ओवरकम कमिंग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और वाई डज अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन शो, हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमें इन दोनों हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमें फेस चेंज बता रहे हैं। और है व्हाट एरर अकर्स इफ स्टीम इज वेट, ठीक है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर जो है ये मैस अप कर देगा हमारी हीट कैलकुलेशंस को। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एंड होता है।